हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मंथन मिश्रा एंड इन टुडेज़ वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू का TS07। अरे इग्नू का TS07। आई नो कि आप सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वीडियो इसे बना देता हूँ क्योंकि आई वॉज गेटिंग रिक्वेस्ट रिगार्डिंग द सेम। सो ये जो वीडियो होगा मैंने इसमें एकदम अपने नोट्स बना लिए हैं। आई विल रीड इट एंड आई विल टेल यू कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच माइट कम इन योर एग्जाम्स। सो मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊँगा। तो मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी कर सकूँ क्योंकि आई ऑल्सो हैव टू रश समवेयर एल्स। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर एवरीथिंग। मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ एंड प्लीज़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट चेक ऑन दैट टॉपिक्स ऑल्सो। ओके, सो मैं आपको कुछ कुछ मेन टॉपिक्स बताता हूँ जो आने की जिसकी संभावनाएं हैं, लाइक इट माइट कम इन योर एग्जाम्स। सो फर्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन हॉस्पिटैलिटी। ये बहुत बार आ चुका है, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो। एंड सेकेंड है हमारे पास जॉब इवैल्यूएशन एंड इट्स एडवांटेजेस। थर्ड है आपके पास जॉब स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन। फोर्थ टॉपिक विच इज़ योर मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फिफ्थ इज़ योर ऑन जॉब ट्रेनिंग and its different types of methods. And after that we are having job enrichment. After that we are having career planning and उसके बाद एट्थ है हमारा मैन पावर फोरकास्टिंग एंड इट्स टाइप्स. And after that, essay on position of women in hospitality industry. After that, Maslow's need hierarchy theory. And we're also having human resource audit. So these are the topics जो बहुत ज़्यादा repeat हुए हैं and I will explain you थोड़ा थोड़ा जिससे कि आप वहाँ पे लिख पाएँ. And इस वीडियो के लास्ट में please hear what I will say, so it will help you while you're writing the exams. So first of all, human resource planning होता क्या है? So I will tell you the definition that human resource planning is the process of forecasting an organization's future demand of human resource and planning strategies to meet that demands. So human resource planning में क्या होता है कि हम forecast करते हैं कि हमें 5 साल बाद हमें इतना बड़ा प्रॉपर्टी बन जाना है. सो अब उस चीज़ के लिए हमें क्या क्या चीज़ करना पड़ता है, रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है. सो ये सारा आपका उस प्लानिंग में आता है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग में आता है. अब इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन करंट वर्कफोर्स, आइडेंटिफाइंग द गैप्स एंड प्लानिंग टू फिल देम विद द राइट पीपल इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सो इसका मतलब कि अब फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं तो उस टाइम जो ह्यूमन रिसोर्स प्लान करेगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे कैसे स्किल वाले बंदे चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, कितने चाहिए, जिससे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करे. सो ये भी आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आता है एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एन एग्जाम्पल इंश्योरिंग कि स्मूथ फंक्शन चलता रहे ऑर्गेनाइजेशन में. एंड ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सो मैंने इसमें लिखा है कि द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ अ पीपल ओरिएंटेड इंडस्ट्री एंड इट हेविली रिलाइज ऑन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द एम्प्लॉय विद द राइट स्किल्स इज एसेंशियल टू मीट द नीड्स ऑफ द डिमांड ऑफ द कस्टमर. नाउ जो हमारा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री, इसमें क्या है, इसमें रोबोट्स तो होते नहीं है, हम लोगों को ही गेस्ट के साथ इंटरैक्शन करना पड़ता है. अब जिसको इंटरैक्शन करना आता ही नहीं है गेस्ट्स के साथ तो उसका क्या फ़ायदा. सो ह्यूमन रिसोर्स वाले जो इंसान HR लोग होंगे वो उसको लेंगे नहीं क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, कम्युनिकेशन, ये सब कि कैसे इंटरैक्ट करता है, हैंड जेस्चर्स कैसे हैं उसके. सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये सब भी आता है कि रिक्रूटमेंट करते टाइम उस इंसान के क्या स्किल्स हैं, वो इस चीज़ के लिए सुटेबल है कि नहीं. सो वी हैव टू सी दैट. अब ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ह्यूमन रिसोर्स बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर एन एग्जाम्पल मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. अब फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई गेस्ट आता है 5 स्टार होटल में तो क्या वो एक्सपेक्ट करता है कि वहाँ पे लोग अच्छे से कम्युनिकेट करें, अच्छे लोग हो, दिल के अच्छे हों, बात करना अच्छा आता हो, दिमाग वाले लोग हों. तो अब जैसे लोग लोगे वैसे ही तो आप सर्विस प्रोवाइड करोगे. सो इसलिए हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना ज़रूरी है. एक आता है सीजनल वेरिएशन. अब सीजनल वेरिएशन फॉर एन एग्जांपल, अब ठंडी के टाइम मुझे ज़्यादा लोग चाहिए फूड एंड बेवरेज सर्विस में क्योंकि वहाँ पे मुझे सर्विस के लिए लोग चाहिए क्योंकि शादियाँ आ रही हैं, बैंकेट्स आ रहे हैं. सो ये सब लिख सकते हो आप. उसके बाद आता है आपका कॉस्ट इफेक्टिव. अब कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब जब प्रॉपर्टी ही अगर 50 रूम की है तो
200 या 100 हाउसकीपिंग वाले इंसान लेके क्या फ़ायदा? एक बंदा 2 रूम बनाएगा क्या? 5 बंदे दो एक रूम बनाएगा क्या? 2 बंदा 1 रूम बनाएगा क्या? ऐसा तो होगा नहीं। सो ओवर स्टाफिंग नहीं होनी चाहिए। हमें सोचना है, ह्यूमन रिसोर्स वाले सोचते हैं कि नहीं यार, मेरा इतने के लिए इतने लोग ठीक हैं, तो हमें उससे ज़्यादा नहीं करना है, हमें कॉस्ट इफेक्टिव होना है। उसके बाद आता है आपका डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब ह्यूमन रिसोर्स वाला जो प्लानिंग करते हैं उसमें डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन भी आता है। फॉर एन एग्जांपल, जो HR लोग होते हैं वो सोचते हैं कि 50% लड़कियां एंड 50% लड़के, इसमें डाइवर्सिटी होगा, मतलब सब साथ में काम करेंगे। ऐसा हम लोग नहीं सोचते हैं कि मुस्लिम इतना काम करेगा, हिंदू के इतने लोग होंगे, क्रिश्चियन इतने लोग होंगे और सिख इतने लोग होंगे। सो ये सब नहीं होता है। और ऐसा नहीं होता कि अभी फॉरेनर्स आएगा तो हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो फॉरेनर है। तो इसमें डाइवर्सिटी है, मतलब भेदभाव नहीं है, इसमें सब मिल के काम करते हैं। एंड इसमें इसका ये लीगल कंप्लाइंसेस में भी हेल्प करता है। फॉर एन एग्जांपल, अब लेबर लॉ क्या कहता है कि 18+ लोगों को ही हम काम पे रख सकते हैं, 18 के जो नीचे साल वाले हैं उसको नहीं रख सकते। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन दैट। HR प्लानिंग करता है कि चलो अच्छा ये है, ये है, ये है, ठीक। नाउ next which we are going to discuss is job evaluation. What is job evaluation? So I will read the definition. So it is a systematic process used to access and determine the relative worth of different jobs within an organization. So ये हमें बताता है कि different जॉब जो हमारे होटल्स में होते हैं उसके क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। It involves analyzing various job factors such as skills level, responsibility, knowledge and working condition, and organizing a value or rating to each job. So ये हमारे हायरार्की को भी डेवलप करता है कि अब मैनेजर का इतना काम है, एसोसिएट का या क्या काम है कि वो चेक इन लेगा, मैनेजर का क्या काम है वो पैसा लेगा, ये मैनेजर का और क्या काम है देखना कि सब कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर मैनेजर जो है वो क्या देखेगा कि सब गेस्ट सेटिस्फैक्शन सही से चल रहा है कि नहीं। सो डिफरेंट जॉब के हिसाब से उनको डिफरेंट हायरार्कीज़ में रखना, डिफरेंट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से डिफरेंट हायरार्की में रखना एंड उन्हें उसी हिसाब से पे करना। इट कम्स इन योर जॉब इवैल्यूएशन। जॉब का इवैल्यूएशन हो रहा है, उसका बढ़ रहा है, इवैल्यूएट हो रहा है वो। अब जॉब इवैल्यूएशन के एडवांटेजेस क्या क्या है कि इसमें फेयरनेस एंड इक्विटी होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। इसमें अगर कोई मैनेजर है तो उसको मैनेजर वाला पैसा मिलेगा, कोई एसोसिएट है तो उसको एसोसिएट वाला पैसा मिलेगा। सो एंड उसके बाद आता है आपका कंसिस्टेंसी। अब हमें पता है कि अभी हमें पता है कि मेरा जॉब क्या है, मैं अपना जॉब करते रहूँगा, मेरे कंसिस्टेंसी, मेरी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो मेरा स्टैंडर्ड्स भी अच्छा रहेगा, मेरा स्टैंडर्ड वैसा ही रहेगा और अच्छा बढ़ता रहेगा। उसके बाद आता है आपका लीगल कंप्लाइंसेस। अब लीगल कंप्लाइंसेस मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब ऐसा नहीं है कि मैं मैनेजर को डिफरेंट ट्रीट करूँगा और मैं एसोसिएट को डिफरेंट ट्रीट करूँगा, ऐसा तो है नहीं। सो ये हमें इसके लिए भी हेल्प करता है। अब रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। अब मुझे अगर 10 एसोसिएट चाहिए तो और मुझे उस पर एक मैनेजर चाहिए, तो मुझे ये जॉब क्योंकि मुझे पता है कि इस जॉब के लिए 10 एसोसिएट लगेंगे और उसके ऊपर मैनेज करने के लिए उन 10 लोगों को एक इंसान लगेगा, तो मैं उसके हिसाब से ही लोगों को रिक्रूट करूँगा। और मुझे पता चल गया है कि अगर इस काम को करने में बस 5 लोग लगते हैं तो मैं 10 लोगों हैं उसमें 5 लोग निकाल दूंगा। सो ये सब प्लानिंग करना, ये हमारा परफॉर्मेंस को भी बढ़ाने में भी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ाता है। कि उसके बाद आता है आपका कॉस्ट कंट्रोल। ये हमारे कॉस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करता है कि मतलब एक डिपार्टमेंट को संभालने के लिए 5 लोग चाहिए और एक मैनेजर चाहिए इस काम को संभालने के लिए। सो क्योंकि मुझे पता है कि इस जॉब को मेरा ये जॉब क्या है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, तो मेरे को पता है कि कितने लोग चाहिए उसके लिए। उसके बाद आता है आपका कैरियर डेवलपमेंट, कि इसमें आपका उस इंसान का क्या क्या स्किल्स बढ़ रहा है और उसका हम और क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं कैरियर में। फॉर एग्जाम्पल हम उसको क्या उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। आफ्टर दैट वी आर हैविंग इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं पे जाते हो तो जो भी इंसान दिखता रहता है, अगर किसी होटल में गए तो अब ऐसा तो है नहीं कि सब डिसीजन ही लेते रहते हैं, नहीं मैं तो नहीं करूँगा, वो करेगा, ये करेगा। अगर ऐसा रहेगा सो सब कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए जो मैनेजर होता है वो ही डिस्कशन लेता है। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसी वजह से और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी हमारा बनता है। मैनेजर, एडी एरिया डायरेक्टर, उसके ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके ऊपर CEO। सो सबके हायरार्कीज एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है।
आफ्टर दैट आता है हमारा, हम डिस्कस करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है, बस आप जस्ट ईयर प्लग्स, पुट योर ईयर प्लग्स, आई एम जस्ट स्पीकिंग, आई एम जस्ट टेलिंग द थिंग्स, यू हैव टू ओनली हियर इट, बिकॉज क्या है ना कि सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। अब वहाँ पे अगर आपको कुछ ना कुछ पता रहेगा ना, सो यू विल बी एबल टू राइट ओवर देयर। सो नाउ व्हाट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन? जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है, जो डिस्क्राइब्स करता है किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ और रिक्वायरमेंट क्या है उस जॉब की। अब ये हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि उस जॉब से लोग हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए। एंड ये एक डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, एंड ये हमें क्लियर विजन देता है कि हमारे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। उसके बाद आता है आपका, इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट जॉब एक्सपेक्टेशंस टू एम्प्लॉयज़, सेट परफॉर्मेंस गोल एंड डेवलप ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स। हमें ये पता चलता है, हमें पता तो चल गया कि इसका कि जॉब क्या है, इसका क्या करना पड़ता है, और हमें परफॉर्मेंस, अब हमें ये सब स्किल्स चाहिए। अब इस सब स्किल्स की वजह से हमें एक गोल वो करना है, क्या होता है, अचीव करना है। अब वो गोल अचीव करने के लिए इस इंसान में क्या क्या ट्रेनिंग देनी है, तो वो हमें हेल्प करता है। एंड एम्प्लॉय की हेल्प करता है। एक मुझे समझ आ जाता है कि अगर मेरे को पता है कि ड्यूटी मैनेजर का जॉब रोल क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो मुझे पता है कि ड्यूटी मैनेजर को ये काम करना पड़ता है, तो मेरे दिमाग एकदम क्लियर रहेगा। आप ये सब एग्जांपल्स दे सकते हो, डिफरेंट पोजीशंस के एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि यू हैव टू फिल द पेजेस as much as possible. So now we are going to discuss about personal management. So personal management refers to the process of managing the human resource of an organization to achieve its goal and objective. Now हमें पता तो चल गया कि इसका क्या काम है, उसका क्या काम है, हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, पर उस गोल को अचीव करने के लिए हम उस गोल को कैसे अचीव करेंगे, वो होता है पर्सनल मैनेजमेंट। अब पर्सनल मैनेज, अब इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आ गया आपका ट्रेनिंग कराना, एक्टिविटीज़ कराना, सिलेक्शन कराना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, आपका कंपटीशन कराना, एम्प्लॉय रिलेशंस बनाना, ये सब आता है। अब पर्सनल मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि मैं अगर मंथन हूँ तो मेरे मंथन में क्या क्या चीज़ें जो मुझे मंथन बनाती है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये पीपल ओरिएंटेड है। अब पर्सनल मैनेजमेंट में आपको कुछ गोल अचीव करना है, तो आपको 100 लोग चाहिए उसके लिए, तो ये वो 100 लोगों पे ध्यान देता है, इसलिए इट इज़ अ पीपल ओरिएंटेड, पीपल्स, लोगों से जुड़ा हुआ है। ये है कंटिन्यूस एफर्ट्स। फॉर एग्जांपल ये ऑन गोइंग एफर्ट्स से चलता है। ऐसा नहीं कि 2 महीने मैंने 100 करोड़ कमाए तो मैं अगले महीने सब एकदम बैठ जाऊंगा आराम से और सोचूंगा अपने आप आएगा। नो, इट इज़ अ कंटिन्यूस एफर्ट्स। आफ्टर दैट मेरे पास आता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ये जो पर्सनल मैनेजमेंट है, आप सोचो मेरा कंपनी जो है वो चाहता है कि मैं इस गोल को अचीव करूँ, तो मुझे वो ट्रेनिंग करेगा, तो मेरा भी उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। सो इट इज़ अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड। उसके बाद आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को 100 करोड़ का बिजनेस करना है, तो वो ट्रेनिंग करा करा के वो उस गोल को अचीव करा रहा है, इसलिए ये कंपनी से जुड़ा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं पर्सनल मैनेजमेंट के, कि इससे हमें मतलब हमें क्या क्या करना पड़ता है इसके जो पर्सनल मैनेजमेंट में। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को लेना, रिक्रूटमेंट मतलब कि मैंने 100 लोगों को लिया, ठीक है, उसका रिज्यूमे में लिया, ये लिया, वो लिया, ये लिया, सबका इंटरव्यू ले लिया और मैंने उसको इकट्ठा कर लिया। अब सिलेक्शंस मतलब कि उस 100 लोगों में कौन से वो 10 लोग हैं जिसको मैं लेना चाहता हूँ, ये होता है सिलेक्शन। अब उसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको ट्रेन करना और उसको डेवलप करना। एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उसका ट्रैक रखना, मुझे उसको क्या चाहिए उसको वो प्रोवाइड करना। एंड फोर्थ आता है आपका कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। अब कोई अगर इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसे पर्क्स भी देना, उसको बोनस भी देना। एंड उसके बाद आता है आपका एम्प्लॉय रिलेशंस। अगर आपका
कंपनी में एम्प्लॉय का अगर रिलेशंस अच्छा है, सो योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ healthy one and it will definitely develop so much and so fast. Now हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड मतलब क्या बोलते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या है. सो नाउ वी विल डिस्कस कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है. अब रिक्रूटमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आई एम टेलिंग यू. सो फर्स्ट आता है आपका डायरेक्ट एंड दूसरा आता है आपका इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड्स में आता है आपका जॉब पोस्टिंग. जॉब पोस्टिंग मतलब फर्स्ट होता है आपका जॉब पोस्टिंग, जिसमें आता है आपका वेबसाइट, जॉब ऑर्डर एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. अगर मैं मंथन कंपनी के लिए किसी को हायर कर रहा हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे जो मंथन करके हैंडल है मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूँगा कि मैं इसके लिए जॉब को मैं हायर कर रहा हूँ. उसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयर रेफरल. अगर मैं किसी होटल में काम कर रहा हूँ, तो मैं किसी को रेफरेंस दूंगा कि भाई एचआर वाले सर ये काम अच्छा करता है, इसको ले लो, मेरा फ्रेंड है ये. थर्ड आता है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट, कि अब आपके कॉलेजेस में जो कैंपस के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपके कैंपस रिक्रूटमेंट में आते हैं. उसके बाद आता है आपका वॉक इन्स. आप चले गए किसी होटल में वो देने, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू, दैट इज़ अ वॉक इन. अब दूसरे टाइप का आता है इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड. अब इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड में आता है आपका रिक्रूटमेंट एजेंसीज. अब एजेंसीज मतलब कि आकाश, बायजूस, कि ये आपको ये एग्जांपल हो गया. फॉर एन एग्जांपल कि एक होटल है और मैं बहुत बड़ा एडवर्टाइज़र हूँ, तो वो लोग मुझे बोलेंगे कि मंथन मेरे पास वैकेंसी है, आप प्लीज़ अपना एडवर्टाइजमेंट करो ना, जिससे कि मेरे पास लोग आ जाए. तो मैं थर्ड पार्टी हो गया, रिक्रूटमेंट एजेंसीज. दूसरा आता है आपका जॉब पोर्टल्स. अब डिफरेंट पोर्टल्स से जॉब, फॉर एग्जांपल अलग अलग साइट्स पे जाके, डिफरेंट पोर्टल्स पे जाके अपना रिक्रूटमेंट का, हायरिंग का पोस्टिंग करना, दैट इज़ ऑल्सो अ इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट. अब उसके बाद आता है आपका सोशल मीडिया. सोशल मीडिया कौन सा? नाउ जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स है, मैं उसको बोलूँगा कि भाई मेरा पोस्ट डालो कि मेरे यहाँ पे लोगों की कमी है, तो आओगे तो मैं उनको ऑफर, ये इतना पैसा दूंगा, इतना ये. सो ये आपका हो गया सोशल मीडिया एडवर्टिजमेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑन द जॉब ट्रेनिंग. अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द मेथड दैट इन्वॉल्व्स लर्निंग बाय डूइंग. अब देखो, सुनो कि क्या बोल रहा है कि आप ऑन द जॉब, आप जॉब में हो और ट्रेनिंग भी कर रहे हो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. सो ये मेथड है जहाँ पे आपका लर्निंग भी होता है रियल एक्सपीरियंस के साथ. आप करते हो उसे, आपको उसको करने से लर्निंग मिलता है. अब इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली वाइल दे आर ऑन जॉब. ये एक तरीका है एम्प्लॉय को जॉब में रख के उसे ट्रेनिंग और उसको स्किल्स प्रोवाइड करना जिसकी उसको आवश्यकता है. अब आफ्टर दैट वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग. अब इसके भी ऑन जॉब ट्रेनिंग के भी डिफरेंट मेथड्स हैं. फर्स्ट आता है आपका कोचिंग एंड मॉनिटरिंग. अब कोचिंग एंड मॉनिटरिंग में क्या आता है कि पेयरिंग अ न्यू एम्प्लॉय, फॉर एन एग्जाम्पल एक नए इंसान को किसी एक एक्सपीरियंस्ड इंसान के साथ में उनका पेयर बना देना. किसी मतलब एक्सपीरियंस इंसान को मेंटोर बना देना मेरा. सो वो हो जाता है आपका कोचिंग एंड मेंटोरिंग. दूसरा आता है आपका जॉब शैडोइंग. अब जॉब शैडोइंग मतलब कि किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान को फॉलो करना. अब कुछ टाइम के लिए किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान को फॉलो करना इज़ योर जॉब शैडोइंग. किसी का आप जॉब को शैडो कर रहे हो. उसके बाद आता है आपका जॉब रोटेशन. जॉब रोटेशन मतलब मूविंग एम्प्लॉय टू अनदर जॉब, वन टू अनदर जॉब प्लेसेस. फॉर एन एग्जांपल मैंने एक बार इसको यहाँ पे रखा, एक बार इसको यहाँ पे रखा, एक बार इसको यहाँ पे रखा, एक बार उसको यहाँ पे रखा, तो उसको 4 जगह का एक्सपीरियंस हो गया, जॉब रोटेशन. अब इसके बाद आता है आपका सैम्युलेशन एक्सरसाइज. अब सैम्युलेशन एक्सरसाइज मतलब कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो गलती करे और वो उस गलती से सीखे, इज नोन एज द सैम्युलेशन एक्सरसाइजेज. एंड लास्ट इज योर क्रॉस ट्रेनिंग. क्रॉस ट्रेनिंग मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट में, तीसरे डिपार्टमेंट से चौथे डिपार्टमेंट में, तो उसको
अलग अलग क्रॉस ट्रेनिंग हो रही है, उसकी इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, तो उसको अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिल रहा है। नाउ अब ऑन जॉब ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? अब सबसे पहले ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ना, कि इंसान काम भी कर रहा है और वो एक्सपीरियंस भी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि बस इंसान ट्रेनिंग ही ले रहा है, हमें ही पैसे खर्च करना है, इंसान हमें वापस भी दे रहा है काम करके, हमारे एम्प्लॉय की जिसकी हमें ज़रूरत है वो उसका भरपूर कर रहा है उसे वो। दूसरा आता है आपका प्रैक्टिकल, ये है प्रैक्टिकल क्योंकि आप जो सामने करते हो वो आपको याद रहता है, ठीक है। थर्ड आता है आपका कस्टमाइजेबल। अब देखो, अभी कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम इसे, हम इसको ऐसा नहीं है कि हम ये एक जगह जहाँ पे इंसान है वो वहाँ पे ही रहेगा, 2 मिनट 1 महीना यहाँ पे है 1 महीना वहाँ पे है, तो हम इसको कस्टमाइज़ कर रहे हैं। क्या मैं चाहूँ तो 2 महीना यहाँ पे 3 महीना यहाँ पे है, मैं इसको कस्टमाइज़ कर रहा हूँ अपने और उसके नीड्स के हिसाब से। अब ये किसी चीज़ का प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ये तो होटल की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता ही है और वो इस जो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जो इंसान है उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर बेटर इंटेंशन। नेक्स्ट वी आर हैविंग जॉब एनरिचमेंट। अब जॉब एनरिचमेंट होता क्या है? सो इट इज़ अ टाइप ऑफ जॉब रीडिजाइंड दैट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंजेस इन द जॉब। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर 10 लोगों का ध्यान रख रहा हूँ तो अब मेरा जॉब को एनरिच कर दिया, उसे एनरिच मतलब भरपूर, मतलब बढ़ा दिया। मुझे अब बोल दिया कि अब तुम 100 लोगों को संभालो। सो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दे दी, मुझे चैलेंजेस और दे दिए। सो जॉब एनरिचमेंट का एम क्या होता है? द एम ऑफ दिस इज़ टू मेक जॉब मोर इंटरेस्टिंग एंड सेटिस्फाइंग फॉर एम्प्लॉयज़ विच कैन लीड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। अब लोग को पता चल गया कि मेरा वर्थ अच्छा है। अब मैं अब 10 साल से एक ही काम कर रहा हूँ, एक ही काम कर रहा हूँ, एक ही काम कर रहा हूँ, एक ही चीज़ देख रहा हूँ, मैं 100 लोगों को देख रहा हूँ, 100 लोगों को देख रहा हूँ, 100 लोगों को देख रहा हूँ, मेरा दिमाग तो हो जाएगा फुस। तो मेरे जॉब को इंटरेस्टिंग एंड मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं और चीज़ भी देख रहा हूँ, तो मेरे को लोग और बढ़ा देंगे, बोलेंगे कि तुम अब 1000 लोगों को देखो, तुम लाख लोगों को देखो, तुम उनको संभालो। सो मेरे को इंटरेस्टिंग भी लग रहा है कि चलो मैंने 100 संभाला, अब मैं 1000 को कैसे संभालूँ, अब मैं 1 लाख को कैसे संभालूँ। सो मेरा भी दिमाग रहेगा उसमें, ठीक है। नाउ अब जॉब एनरिचमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो फर्स्ट है सबसे पहले कि उसको मोटिवेशन मिलता है कि येस मैं करूँगा तो मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी और मुझे और पैसा मिलेगा। उसके बाद आता है आपका स्किल डेवलपमेंट। मैं 10 लोगों को अच्छे से संभाल रहा हूँ, 100 लोगों को, मैं 10 लोगों के बाद मैं 100 लोगों को अच्छे से संभाल पा रहा हूँ। अब मेरा अगला चैलेंज कि मैं 1000 लोगों को संभालूंगा। उसके बाद आता है आपका स्किल्स बढ़ रहे हैं आपके, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका जॉब सेटिस्फैक्शन, कि आपको लगता है कि चलो मैं बढ़ रहा हूँ, मैं अपना काम मैं लोगों को समझा रहा हूँ, मतलब मेरे को जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, अब मेरे को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी तो मेरे पास और अथॉरिटी आएगी कि हाँ अब मेरे वजह से ही ये अंदर आ सकता है, कि ये बाहर जा सकता है, तो आपको अच्छा लगेगा। अब किसी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है कि मैं और फास्ट होते जा रहा हूँ अपने काम में बहुत फास्ट होते जा रहा हूँ। उसके बाद आता है कि आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। एफिशिएंसी मतलब कि मैं ये भी काम साथ में कर रहा हूँ, ये भी काम साथ में कर रहा हूँ, सो आप बहुत एफिशिएंट हो रहे हो। उसके बाद आपका क्वालिटी बढ़ी जा रही है आपकी। आप पहले के जैसे कि आप कितनी गलती करते थे पर आप उतनी गलती नहीं कर रहे हो अब, तो आपका क्वालिटी बढ़ते जा रहा है। अब इसमें और क्या होता है कि आपका कैरियर जो होता है वो डेवलप हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने कुछ इंटरव्यू क्रैक किया है ना, या मैंने इतने लोगों को संभाला, तो मैं अपने सीवी में लिख सकता हूँ कि मैंने इतने लोगों को संभाला। फिर मैं जब नेक्स्ट जॉब के लिए बैठूंगा तो लोग बोलेंगे अच्छा इसने इतने लोगों को संभाला था। मेरा इसमें क्या हो रहा है? कैरियर डेवलपमेंट। सो नाउ हमने कैरियर डेवलपमेंट ये सब इतनी तो बात तो कर ली। अब हम बात करते हैं कैरियर प्लानिंग की। अब कैरियर प्लानिंग होता क्या है? सो कैरियर प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग कैरियर गोल एंड डेवलपिंग अ प्लान टू अचीव दोज गोल्स। अब कैरियर को मैंने प्लान कर लिया कि मेरा कैरियर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब मैंने प्लान तो कर लिया है, अब उसको अचीव कैसे करना है वो भी आता है आपका कैरियर प्लानिंग में। अब कैरियर प्लानिंग में होता है कि कौन सा पाथ लूँ, मैं कौन सा रास्ता लूँ कि मैं देख के बता पाऊँ, मतलब मैं कौन सा रास्ता लूँ जिससे कि मैं इस चीज़ को अचीव कर पाऊँ। ये बहुत ही ज़रूरी है उस इंसान के लिए जिसको अपने लाइफ में
प्रोफेशनली सक्सेसफुल बनना है और उसे डेवलपमेंट अपने लाइफ में चाहिए। सो ये हमें कैरियर प्लानिंग हमें और हेल्प करता है कि हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इंटरेस्ट और स्किल्स को भी पता करने में। नेक्स्ट आता है आपका कैरियर प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या है, कि इससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि भाई क्लैरिटी मिलती है कि मुझे आईएएस बनना है, तो मुझे पता है कि मुझे आईएएस बनना है। हमें मोटिवेशन मिलती है कि यार मैं ये करूँगा तो मैं आईएएस बन जाऊँगा। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, आप धीरे धीरे करके कैरियर, आपने सोचा कि पहले मैं ये एग्ज़ाम कंप्लीट करूँगा, पहले हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर ज्योग्राफी पढ़ूंगा, फिर ये करूँगा। मैं हिस्ट्री का मास्टर बन गया, ज्योग्राफी का मास्टर बन गया, फिर ऐसे करके तो मेरा स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कैरियर आपने सोचा था कि मैं यही कर करके बढ़ूंगा, आपको फिर पता चलता है कि यार मैंने बहुत मेहनत की है, आई एम सो मच सेटिस्फाइड विथ माई जॉब। अब कैरियर प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या क्या है? अब लिमिटेशंस है कि लिमिटेड कंट्रोल होता है, कि लिमिटेड कंट्रोल मतलब कि इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है। अब मुझे बनना है अगर कैबिन क्रूज़, पर फॉर एग्जांपल कैबिन क्रूज़ का कोई वो ही नहीं है, क्या बोलते, कोई स्कोप ही नहीं है, या कुछ वैसा नहीं, बहुत स्कोप है आई नो, बट कुछ ऐसा नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसका, कुछ ट्रेंड ही नहीं चल रहा है तो उसका क्या फ़ायदा। अब नेक्स्ट आता है आपका अनसर्टेनिटी। अब फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉट ऐसा नहीं कि आपने कैरियर प्लान बना लिया है कि मैं 10 साल बाद आईएएस बनूंगा, तो इट्स नॉट श्योर, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू एवरीथिंग कि आपके आजू बाजू कौन है कौन नहीं है, कि आप 10 साल बाद आईएएस बन पाओगे कि नहीं। अब इसमें होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। आपने कैरियर प्लानिंग बना तो लिया कि मैं इस कॉलेज में जाके पढ़ूंगा, पर उस कॉलेज में जाके उसका पैसा कौन देगा, हवा से तो आ नहीं जाएगा। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द कैरियर प्लानिंग। Now we will discuss about the manpower forecasting. अब manpower forecasting, you know what, it allows tourism organization to develop effective workforce planning strategies. ये आपको जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो उससे इफ़ेक्टिव प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज करने में बहुत हेल्प करता है। अब मैन फोर्स या मैन पावर फोरकास्टिंग क्या होता है, कि मुझे 5 महीने बाद जब सीज़न चल जाएगा तो मुझे 50 लोग और चाहिए होंगे, क्योंकि गेस्ट और आएंगे, तो मुझे उनको गेस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन मुझे करना है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें हायरिंग आता है न्यू एम्प्लॉयज़ का, इसमें एम्प्लॉयज़ का वर्क स्केड्यूल संभालना आता है, इसमें आता है कि अंडर ओवर स्टाफिंग ना हो जाए, अंडर स्टाफिंग ना हो जाए, इसमें एड्रेसिंग स्किल गैप्स आता है कि कहाँ पे हमें स्किल्ड लोग चाहिए और कहाँ पे हमें अनस्किल्ड लोग चाहिए। और इसमें हमारे मार्केट चेंजेस, फॉर एग्जांपल भाई मैंने बताया कि अगर कहीं पे आपका मार्केट चेंज हो रहा है तो आपको उसके लिए और लोग चाहिए होंगे, और अगर मार्केट चेंज हो रहा है और अगर कंप्यूटराइज ज़्यादा हो रहा है तो आपको उसमें कम लोग चाहिए होंगे। अब इसमें मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल आपने मैन पावर फोरकास्टिंग किया कि मुझे इस दिन चाहिए 50 लोग, मुझे इस दिन चाहिए 40 लोग, तो आपने सोच के रखा है और आपका पैसा उसके हिसाब से बच रहा है। ये नहीं कि सोच रहे कि चलो हर दिन 50 लोग आए, क्या है क्या नहीं है, उसमें से 10 लोग काम ही नहीं करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन दैट। अब मीटिंग लीगल एंड एथिक ऑब्लिगेशंस। अब मैन पावर फोरकास्टिंग मतलब ये नहीं कि आपने एक छोटे से गोद वाले बच्चे को भी ले लिया काम करने के लिए, नहीं, इट्स 18+। सो आप उसको सोचना है कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब इसमें आता है एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इट इज़ एवरीवेयर, कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो आपके कस्टमर जो है उनका फॉर एग्जांपल मैं अगर 5 लोग कस्टमर को संभाल रहा हूँ तो मैं उसको अच्छे से संभालूंगा। अगर 100 लोगों को संभाल रहा हूँ तो इट वुड बी सो मच डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the methods and process of recruitment, कि what are the different methods और process क्या क्या हैं आपके recruitment के। So अब recruitment होता क्या है? So recruitment refers to the process of attracting and identifying potential candidate for the job vacancy। recruitment मतलब कि लोगों को attract करना अपने कंपनी के और एंड उसमें से लोगों को आइडेंटिफाई करना कि कौन से लोग आपके कंपनी और उस जॉब प्रोफाइल के लिए सूटेबल है। उसके बाद आता है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस।
आपके रिक्रूटमेंट्स में क्या क्या होते हैं। सो हमारा फर्स्ट प्रोसेस आता है कि आइडेंटिफाइंग जॉब रिक्रूटमेंट्स, कि मुझे पहले पता करना कि मुझे किस किस जॉब की ज़रूरत है। उसके बाद आता है आपका जॉब एनालाइजिंग, कि उस जॉब को मुझे देखना है कि उस चीज़ के लिए मुझे क्या क्या चीज़ ज़रूरत है उस इंसान में। फॉर एग्जांपल मुझे एक चाहिए इंसान जिसका एक्सेल अच्छा हो, या जिसका पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका अच्छा हो। सो मुझे उस जॉब को मुझे एनालाइज करना है कि अच्छा मुझे इस जॉब में चाहिए कि वो इंसान अच्छा प्रेजेंटेशन बनाए, तो मैं उस इंसान को लूँगा। अब सोर्सिंग कैंडिडेट मतलब कि अब मैंने सोच तो लिया कि मुझे क्या क्या चाहिए, अब उस इंसान को ढूंढना। उसके बाद आता है आपका स्क्रीनिंग कैंडिडेट। अब स्क्रीनिंग में हो जाता है आपका कि रिव्यू करना, उसके रिज्यूमे लेना, उसके एप्लीकेशंस लेना। अब उसके बाद आता है आपका कंडक्टिंग इंटरव्यूज़। आपने सब तो ले लिया, अब उसका इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हो। अब उसके बाद आता है आपका एसेसिंग कैंडिडेट्स। अब उसमें से कौन आपके जो कैंडिडेट्स हैं जिसको यू रियली नीड इट, देन आफ्टर दैट यू आर हैविंग मेकिंग अ जॉब ऑफर, कि अब आप सब हो गया, अब उसको आप जॉब ऑफर कर रहे हो कि भैया आ जाओ हमारी कंपनी में काम करने। सो दैट्स द वन। So now we will discuss about the Marshall's hierarchy of need theory. अब Marshall hierarchies of need theory क्या है कि इट इज़ अ पिरामिड जो ये 5 लेवल में है, कि सबसे बताता है कि हमें क्या क्या नीड होती है। सबसे पहले हमारी नीड क्या है कि कपड़ा, एंड हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए, वो खाना और एक घर, मतलब खाना और पानी, हवा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा सेफ्टी में क्या चाहिए, हमें घर चाहिए, 4 दीवार वाला घर चाहिए हमें। उसके बाद क्या आता है, जब हमारे पास ये चीज़ हो जाती है तो उसके बाद क्या आता है थर्ड, कि हमें प्यार चाहिए, हमें अपने ज़िंदगी में बिलोंगिंगनेस चाहिए। उसके बाद आता है आपका फोर्थ इज़ योर सेल्फ एस्टीम नीड, कि अब मेरे पास ये सब तो आ गया, अब मुझे मेरा है कि हाँ मैं हूँ, मतलब मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे अचीवमेंट चाहिए, मुझे रिकॉग्निशंस चाहिए। उसके बाद आता है आपका टॉप मोस्ट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सो इसमें आता है आपका, आपने सब चीज़ अचीव कर लिया है आपने, बस आपको उसमें अपना पर्सनल ग्रोथ चाहिए। यू नीड सेटिस्फैक्शन, यू नीड टू बी काम, यू हैव टू लुक एवरीवेयर। सो दिस इज़ द ट्रायंगल विच वी आर हैविंग, एंड यू कैन सी, मैंने यहाँ पे आपको फोटो भी दिया है। So it helps the manager to understand the need and motivation of the employee. अब ये सब फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि इस इंसान को पैसा चाहिए, अभी इस इंसान को घर चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से उसी अपने एम्प्लॉयज़ से बात करूँगा। सो ये मैनेजर को हेल्प करता है अपने एम्प्लॉयज़ से बात करने में। सो नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि बहुत बार आ चुका है और ये बहुत कॉमन है। आई एम डैम श्योर ये आपको भी, इसके आप अगर मैं आपको दूंगा तो आप इसके 100 पेज लिख दोगे, कि वुमेन्स का, लेडीज़ का इंडस्ट्री में क्या ज़रूरत है, क्या नीड है। अब हम इतना बचपन से तब पढ़ते आ रहे हैं कि वुमेन मतलब डाइवर्सिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमें वो नहीं करना चाहिए, एंड डिफरेंट थिंग्स। तो आप इसमें अगर आपको आता है कि राइट एन एसे ऑन पोजीशन ऑफ वुमेन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, तो आप उसमें लिख सकते हो कि आप उसमें बात कर सकते हो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना चाहिए। हमें बहुत बार देखा होगा आपने कि लड़कियों को पैसा कम पे करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आप ये भी देखते हो कि लड़कियों को प्रमोशन कभी कभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं देते हैं, और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे देते हैं। सो आप ये दोनों लिख सकते हो। एंड लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। अब सी बीइंग अ गर्ल इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आपको घर भी देखना है, आपको अपने बच्चे को भी देखना है, एंड इफ़ अ गर्ल इज़ प्रेग्नेंट देन उसको घर भी, ऑफिस सब देखना है। सो इट्स अ वेरी हार्ड फॉर अ लेडी टू डू इट। एंड आप ये सब भी लिख सकते हो। एंड हाउ वी कैन इंश्योर, कि अब हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कि ये भी लिख सकते हो कि हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो लड़कियां हैं वो अपने वर्क कल्चर में, वर्क एरिया में अच्छे से रहें, कि उसमें कोई जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि लड़का लड़की भेदभाव ना हो, कोई बायस ना हो, कि नहीं ये लड़की है तो मैं इससे अच्छे से बात करूँगा, ये लड़की है ये मैं उससे बेकार से बात करूँगा, ऐसा ना हो। कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि आपके वर्क प्लेस में फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो मतलब जो फॉर एग्जांपल कोई लेडी है जिसका इन्फेंट बच्चा है, तो उसका चाइल्ड केयर सपोर्ट का वहाँ पे फैसिलिटीज़ हो। सो small points you can write it, and I'm sure you're having so many points to write on it. Now
वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि ये एक सिस्टम है जो हम लोग पढ़ा था ना, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन क्या होता है। अब ये बस उसका एक सिस्टम है। अब इसके क्या मतलब कंप्यूटर है कि सो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अब इसमें भी दो तरीके के आते हैं, एक आता है मैनुअल, एक आता है कंप्यूटराइज्ड। तो आपको पूछा जाएगा कि व्हाई ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इज it's benefiting or it's much more better than the manual one. So आप लिख सकते हो कि जो मैनुअल होता है उसमें वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आप मैनुअल जो होता है उसमें फेमिलैरिटी होती है, मतलब आपको पता है कि उसमें सब मैनुअल करना है तो आप धीरे धीरे करके सब सीख जाते हो, वो चलता रहता है। इसमें एक पर्सनल टच रहता है कि मेरी राइटिंग ऐसी होगी, उसकी राइटिंग ऐसी होगी, वो मेरा पर्सनल टच है। अब ये क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, पर इसमें आपको सब चीज़ रखना है, इसमें आपको बहुत सारी जगह चाहिए इसको स्टोर करने के लिए, और ये इनएक्यूरेट भी होता है कि यू आर नॉट श्योर कि ये जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। अब जो कंप्यूटराइज्ड होते हैं उसके जस्ट अपोजिट जो कंप्यूटराइज्ड होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है कि ये फास्ट होता है, आप सर्च करोगे अपना नाम मिल जाएगा आपको 2 मिनट में। वरना मैनुअल में क्या होगा, आपको दुनिया भर के पेजेस देखने पड़ेंगे। और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अब ये बहुत एक्यूरेट होता है कि मैंने सेव किया हुआ है इस नाम से, इसके इतने इतने प्रेफरेंस है, तो मुझे उसका नाम सर्च करूँगा तो मुझे वो मिल जाएगा उसका सारा। ये इसमें सिक्योरिटी रहती है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं बहुत सारे कागज़ हैं उसकी क्या सिक्योरिटी है, उसको मैं जला दूंगा वहाँ पे जल जाएगा, पर मेरे पास कंप्यूटर में है तो मैं इसको पेन ड्राइव में रख के कहीं भी ले जाऊँगा इसको। सो इसमें सिक्योरिटी रहती है इसमें क्या है कि आपको इसमें कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है कि अब कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको ठीक करो, वेट करो, अगर वो नहीं चलेगा तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। एंड उसके बाद होता है आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें कॉस्ट लगता है, दोनों में कॉस्ट लगता है, पर इसमें थोड़ा सा कम लगता है। और इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है कि आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, उससे आप अमेरिका में बैठे भी एक्सेस कर सकते हो। नाउ द लास्ट पॉइंट विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। अब ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या होता है, आपने सारा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ तो लिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स इंफॉर्मेशन। अब इन सब को देखने के लिए ये सब ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम करते हैं एक ऑडिट। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि इससे हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एचआर की, कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और हमारे एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स है कि नहीं, हमारा ये बिज़नेस परफॉर्मेंस बढ़ाता है, हमारे एचआर स्ट्रैटेजी जो हमारे जो एचआर जो होते हैं वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसे एक बेसिस देता है कि उन लोग को भी कोई ना कोई वो मिलता है, गोल्स मिलता है कि उसको अचीव करना है। सो ऑडिट से हमें ये पता चल जाता है कि एचआर जो है वो अचीव कर पा रही हैं कि नहीं, और इससे हमारे कम्युनिकेशन बढ़ता है कि हमें पता है कि ऑडिट होने वाला है, तो हम लोगों से बात करेंगे कि और सही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हमें पता चलेगा कि हमारी क्या गलती है। सो इससे हमारा कम्युनिकेशन जो है वो एनहांस होगा। एंड हमारे एम्प्लॉयज़ का अगर अच्छा करेंगे तो उसे अच्छा बोनस मिलेगा, एंड नहीं करेंगे तो दे विल गेट रिटेंशन एंड ऑल। सो ये सब चीज़ है जो पूछे जा सकते हैं। सो दीज वर द, आई एम सो सॉरी मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल के चला गया सब, बट स्टिल कि मैं बस चाहता हूँ कि बस एक बार आपके दिमाग में बस घुस जाए कि क्या क्या चीज़, मतलब थोड़ा सा आपको पता रहेगी कि वर्ड्स थोड़े से आपको याद रहे, तो आप जिससे कि आप एग्जाम्स में जाके लिख सकते हैं। सो जस्ट कीप इन माइंड कि आपको कैसे भी करके यू हैव टू फिल एज मच एज पेजेस यू कैन। सो शुरुआती में यू हैव टू राइट अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा 5-6 लाइन, उसके बाद अपने बस बढ़ाते रहो उसे, कि आपने लिख दिया माई नेम इज़ मंथन, उसके बाद लिख सकते हो दैट बॉय नेम इज़ मंथन, और तीसरा लिख सकते हो कि दैट बॉय स्टैंडिंग इन बैक ऑफ दैट हिज नेम इज़ मंथन। कुछ ऐसे ऐसे मतलब इधर उधर करके आपको लिखना है। सो यू हैव टू फिल द पेजेस। अब इतना भी नहीं कि कुछ भी लिख रहे हो। सो यू हैव टू बी माइंडफुल व्हाट यू आर राइटिंग। एंड ये